जय हिंद साथियों, मैं हूं धनंजय दागर, हिंदी विशेषज्ञ। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी भाषा का अध्याय, यानी कि हिंदी का अध्याय, जो कि हिंदी का पहला चैप्टर है, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9 भागों में। आज इसका हम 10वां भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हमारे जो नेक्स्ट क्लासेज है उसके बारे में कुछ अहम जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लासेज जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसे सब्सक्राइब करना है और इसे सब्सक्राइब कर यहाँ पे डले हुए सारे वीडियोस को वॉच करना है। वॉच करने के बाद सभी को लाइक करना है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेंगे। तो ये जो सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखाई देंगे, ये सारे वीडियोस हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा यहाँ पर डाले गए हैं, जो कि हमारे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम के सभी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि जितने भी फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं वो आपको सभी के सभी अपने अपने विषय में विशेषज्ञ हैं। तो आप सबसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़ें हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस पे। इस स्टडी मटेरियल को जो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, उस स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से? वो आपको करना होगा टेलीग्राम चैनल से। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुसूची 8 से पहले हमने जो आखिरी वाला जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा हुआ था उसका नाम था लिपि, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका अनुसूची 8। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये अनुसूची 8 है क्या, इसको हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसूची 8। अब अनुसूची 8 है क्या, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा अपने संविधान को समझना होगा। अनुसूची 8 भारतीय संविधान से इसको लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं आपकी? कुल अनुसूची हैं आपके भारतीय संविधान में 12। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 12 में से हम बात कर रहे हैं केवल 8वीं अनुसूची की, यानी कि इसकी। अब 8वीं अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है या इसमें क्या कहा गया है, इसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 जो है प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है, जो कि आपके हर एक प्रदेश के लिए है। कहने का मतलब ये है कि भारत की राजभाषा जिस तरीके से हिंदी बनाई गई है, इसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान ने क्या किया हुआ है, हर एक स्टेट के लिए ये सुविधा बनाई है कि कोई भी स्टेट यदि चाहे तो स्टेट लेवल पर अपनी एक राजभाषा चुन सकता है जिसमें उसका सरकारी कामकाज हो सके। यानी कि स्टेट लेवल पर भी हम अपनी एक राजभाषा चुन सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि हम कौन सी भाषा को चुनेंगे और कहां से। तो इसके लिए बनाया गया अनुसूची 8 को। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है ये किससे संबंधित है? प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है, जिसमें मूल संविधान की यदि हम बात करें, यानी कि जिस समय संविधान आपका बनाया गया था, यानी कि उस समय जो समय था हमारा वो था 26 नवंबर 1949। ये वो दिन है जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो जब हमारा भारतीय संविधान बना था, यानी कि बनकर तैयार हुआ, उस समय जो हमारी अनुसूची 8 थी उसमें कितनी भाषाएं थी? तो इसके लिए हम मूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मूल संविधान में जो हमारा मूल संविधान है इसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। यानी कि जब भारतीय संविधान में अनुसूची 8 को बनाया गया तो उस समय इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन समय समय पर संशोधन के माध्यम से, संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन के माध्यम से क्या किया गया, कुछ अन्य भाषाएं जोड़ी गई, जिससे वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है आपकी? वर्तमान में हो गई है 22। यानी कि इन 22 भाषाओं को कहा जाता है प्रादेशिक भाषा, जिन्हें रखा गया है अनुसूची 8 में। और इन सभी भाषाओं को अनुसूची 8 में स्थान दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इन सभी भाषाओं में से कोई भी स्टेट अपने राज्य की एक राजभाषा चुन सकता है जिसमें उसका सरकारी कामकाज हो सके। इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो पूरे भारत की जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, यानी कि द्वितीय राजभाषा, सहायक राजभाषा या उपराजभाषा। तो इसी तरीके से आपकी अनुसूची 8 जो है यहाँ पे बनी हुई है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें ये भाषाएं जोड़ी गई। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारतीय संविधान में अभी तक कई संशोधन किए गए, यानी कई बार परिवर्तन किए गए। तो 21वें नंबर का जो संविधान संशोधन था,
यानी कि 21वां संविधान संशोधन जो हमने किया वो कब किया? 1967 में किया। और कौन सी भाषा को जोड़ा हमने यहाँ पर? सिंधी भाषा को जोड़ा। इसी प्रकार जो आपका 71वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ आपका? 1992 में हुआ। और यहाँ पर हमने 3 भाषाओं को जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यानी कि यहाँ पर हम इसको ऐसा कर देंगे, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो इसको ठीक कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपका ये बन जाएगा कोंकणी, ये छोटे की मात्रा यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक, तो 71वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ? 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे 92वां संविधान संशोधन की। ये कब किया गया? सन 2003 में किया गया। भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई आपकी? बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। तो इस तरीके से 4 भाषाएं फिर जोड़ी गई, यानी कि 3 संविधान संशोधन हुए हमारे, 21, 71 और 92वां नंबर का। इन तीनों संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ दी गई? 8। यानी कि पहले कितनी थी हमारी? पहले थी 14, फिर जोड़ दी गई 8, तो कुल वर्तमान में कितनी हो गई? 22। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो आपका उत्तर होगा 22। अब आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी प्रादेशिक भाषाएं थी या कितनी भाषाएं आपकी अनुसूची 8 में सम्मिलित थी, तो आपका उत्तर होगा 14। तो इस तरीके से आपको यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपसे क्या क्या और पूछा जा सकता है, तो वो भी हम बता देते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 21वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ, तो 1967 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। इसी तरीके से 71वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और ये कब हुआ? 1992 में हुआ। के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? आपका सन 2003 में हुआ। और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई आपकी? बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली, ये भाषाएं जो है इसमें जोड़ी गई। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट, हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाली हुई है। नोट का मतलब होता है ध्यान दें, यानी कि यहाँ पर हम किसी विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में पहले स्थान पर किस भाषा को जोड़ा गया है? असमिया को जोड़ा गया है। इससे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं अनुसूची 8 में जो नोट हेडिंग हमने डाली हुई है इसमें हमने बताया सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया? असमिया को जोड़ा गया। चौथे स्थान पर जोड़ा गया हिंदी भाषा को। 15वें स्थान पर जोड़ा गया आपका सिंधी भाषा को। और 22वें स्थान पर जोड़ा गया है डोंगरी को। ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको ये चीज यहाँ पे पढ़ाई हुई है। तो सबसे पहले अनुसूची 8 में कौन सी जोड़ी गई? सबसे पहले स्थान पर असमिया को हमने जोड़ा। हिंदी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे हमने यहाँ पे बताया कि चौथे स्थान पर जोड़ा। अब 14 भाषाओं के बाद 15वीं भाषा जो पहली थी संशोधन के बाद, तो वो आपकी 15वें नंबर की कौन सी थी? वो थी आपकी सिंधी। तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे अंत में किसे जोड़ा गया? तो उसका उत्तर है आपका डोंगरी। तो इस तरीके से ये आपका कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं का हमने सीक्वेंस बताया कि वो किस किस नंबर पर जोड़ी गई थी। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब यदि हम बात करें कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व में हमारी भाषाएं बोली जाती हैं लगभग 3000, जिनमें से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 2796। यानी कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? आपकी 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 2796। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि बोडो जो भाषा है आपकी, ये कहाँ बोली जाती है या इसका इस्तेमाल कहाँ किस राज्य में किया जाता है? तो असम में किया जाता है। अब संथाली को आप यहाँ देख सकते हैं। संथाली जो है छोटा नागपुर पठार जो है आपका, यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो डोंगरी है आपकी, इसका प्रयोग किया जाता है जम्मू कश्मीर में। और मैथिली का किया जाता है बिहार में। अब यदि आप सोचें कि जम्मू कश्मीर की उर्दू भाषा सर ने बताई हुई थी, यानी कि जम्मू कश्मीर की राजभाषा हमने आपको बताई थी उर्दू, तो आप ये सोच रहे होंगे कि उर्दू भाषा जब हमने आपको बताई है तो ये यहाँ पे डोंगरी का क्या महत्व है? तो ऐसा नहीं है कि वहां पे उर्दू भाषा का प्रयोग नहीं होता, उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पर इस डोंगरी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। अब बढ़ते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग डली हुई है मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थाएं, यानी कि मध्य प्रदेश की वो कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं, वो भी हिंदी भाषा में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में। अब दूसरा है आपका मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। इसी तरीके से आपकी मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। इसी तरीके से आपका कालिदास अकादमी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1978 में।
चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। इसी तरीके से आपका अल्लामा इकबाल अदबी मरकज उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी 1985 में, और मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी आपकी 1987 में। ये सभी अकादमियां जो हमने यहाँ पे देखी हैं, ये सभी आपके पेपर के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका काम है हमारी हिंदी भाषा से संबंधित विचार विमर्श करना, या उनमें कुछ ना कुछ जोड़ना या हटाना, या साहित्य से संबंधित चीज़ों को आगे ले जाना। ये है आपकी वो कुछ यहाँ पे संस्थाएं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आपका अगला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है भाषा परिवार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज। भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, परिवार का मतलब होता है फैमिली। यानी कि भाषा परिवार का मतलब होता है लैंग्वेज फैमिली। कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 2796। तो इन सभी भाषाओं को क्षेत्र के आधार पर अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा गया है। और कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? आपके 12, यानी कि 12 अलग अलग, यानी 12 लैंग्वेज फैमिलीज हमने बनाई हुई हैं, जो कि क्षेत्र के हिसाब से बनाई गई हैं, और इनमें अलग अलग भाषाएं क्षेत्र के हिसाब से हमने डाली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि विश्व में कुल कितने भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है? 12 भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है, जो कि इस प्रकार है। यानी कि जितने भी आपके भाषा परिवार हैं पूरे विश्व में, उन सबका नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब हम वो देखेंगे। चलिए, पहला आता है आपका भारोपीय भाषा परिवार, इसके बाद द्रविड़, फिर आता है चीनी तिब्बती बर्मी, फिर आता है आपका सेमेटिक, इसके बाद हेमेटिक, आग्नेय, यूराल अल्टाइक, बांटू, अमेरिकी रेड इंडियन, के बाद आपका काकेशन, सूडानी और बुशमैन। ये आपके अलग अलग भाषा परिवार हैं। एक बार फिर से देखेंगे, विश्व में आपकी जितनी भी भाषाएं हैं उनको कितने भाषा परिवारों में, कितनी टीम्स में बांटा गया है? तो 12 टीमों में बांटा गया है क्षेत्र के हिसाब से। सभी टीमों के नाम, यानी कि सभी भाषा परिवारों के नाम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। भारोपीय, द्रविड़, चीनी तिब्बती बर्मी, या फिर सेमेटिक। इसके बाद हेमेटिक, आग्नेय, यूराल अल्टाइक, बांटू, अमेरिकी रेड इंडियन, इसके बाद काकेशन, सूडानी, बुशमैन। ये आपके 12 भाषा परिवार हैं, जिनमें हमने अलग अलग भाषाओं को रखा हुआ है क्षेत्र के हिसाब से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि भारत में कितने भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है। चलिए देखते हैं। तो भारत में यदि हम बात करें तो 4 अलग अलग भाषा परिवार हैं जिनकी भाषाओं को बोला जाता है, जो कि निम्नलिखित है। यानी कि आप देख सकते हैं, पहला भाषा परिवार है आपका, जो कि भारत की 73% जनसंख्या के द्वारा इसकी भाषाओं को बोला जाता है। यानी कि भारत की 100% जो आबादी है, 100% आबादी में से केवल आपकी कितनी? 73% आबादी ऐसी है जो इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। इसके बाद अगला है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। तो केवल 25% आबादी ऐसी है जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिक या आग्नेय, तो ये जो भाषा परिवार है इसका 1.3%, कहने का मतलब है कि भारत की जनसंख्या का 1.3% जो जनसंख्या है वो आपकी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को हम एक अन्य नाम से और जानते हैं, इसे हम आग्नेय भाषा परिवार भी कहते हैं, और इस परिवार की भाषाओं को केवल 1.3% जनसंख्या ही बोलती है। अब चीनी तिब्बती भाषा परिवार है हमारा, इसको केवल 0.7 यानी कि 0.7% जनसंख्या हिंदुस्तान की बोलती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, भारत की 100% आबादी को हमने 4 भागों में यहाँ पे बांट दिया। जैसे कि सबसे पहला भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं जो हैं वो आपकी 73% के द्वारा बोली जाती हैं। तो हम एक बार ठीक कर लेते हैं।
चलिए, तो जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक और ये चीनी तिब्बती हमारा हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे हम बताने वाले थे भारतीय भाषा परिवार। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि भारत की जो 100% आबादी है, इसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी कि 73% आबादी ऐसी है जो भारतीय भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। इसी तरीके से आपकी 25% आबादी ऐसी है जो आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, 1.3% आबादी ऐसी है जिसे आपकी ऑस्ट्रिक या चीनी, ऑस्ट्रिक जो भाषा परिवार है आपका, यानी कि आपका 73% आबादी ऐसी है जो भारतीय भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। 25% आबादी ऐसी है जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। 1.3 आबादी आपकी ऐसी है, 1.3% जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है, और 0.7 ये आबादी आपकी ऐसी है जो आपकी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है हमारा भारतीय भाषा परिवार। तो अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे कि ये जो भाषा परिवार है आपका, इसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं हमारे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कहने का मतलब ये है कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या, यानी कि 73% जनसंख्या ऐसी है जो इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अब हम आगे। अगला बिंदु है हमारा, इस भाषा परिवार की भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं आपकी, समस्त उत्तर भारत में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में बोली जाती हैं। अब इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं कुछ इस तरीके से: हिंदी, बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, सिंधी, उड़िया, कश्मीरी आदि। यानी कि ये कुछ भाषाएं हैं आपकी जो भारतीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा हिंदी भारतीय भाषा परिवार। कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषा जो है आपकी इसी भाषा परिवार में आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हिंदी इस भाषा परिवार की किस शाखा में आती है? कहने का मतलब यह है कि भारतीय भाषा परिवार जो है इसको अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है और अलग अलग उप शाखाओं में बांटा गया है। तो हिंदी जो है भारतीय भाषा परिवार की इंडो ईरानियन, यानी कि भारतीय ईरानी शाखा, आपकी ये जो भाषा परिवार है आपका भारतीय भाषा परिवार, इसमें आपकी 10 शाखाएं हैं और 10 शाखाओं में से इंडो ईरानियन भारतीय ईरानी शाखा जो है, इंग्लिश में कहें तो इंडो ईरानियन, हिंदी में कहें तो भारतीय ईरानी, इस शाखा के अंतर्गत ही भाषा आती है आपकी। अब यदि हम बात करें कि इस शाखा के अंतर्गत जो उपभाषाएं हैं, जो सॉरी आपकी उपशाखाएं हैं, उनमें से किसमें आती है, तो वो है आपकी इंडो आर्यन, यानी कि ये इस तरीके से। तो हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे, हिंदी आपकी इस भाषा परिवार में आती है, इस भाषा परिवार की इस शाखा में आती है और इस शाखा की इस उपशाखा में आती है। यानी कि इस शाखा की कितनी उपशाखाएं हैं? 3 उपशाखाएं हैं, जिनमें से एक आपके सामने है जिसके अंतर्गत हिंदी को रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हिंदी की भोजपुरी बोली सबसे अधिक प्रचलित है। कहने का मतलब यह है कि हिंदी की 18 बोलियां हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पिछले भागों में बताया हुआ है, हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। तो इन 18 बोलियों में से भोजपुरी जो आपकी बोली है, यानी कि ये आपकी सबसे प्रसिद्ध बोली है हिंदी की सभी बोलियों में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदी भारत के बाद सबसे अधिक कहां बोली जाती है, तो इसको हम देखेंगे। सबसे अधिक हिंदी भारत में बोली जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में बोली जाती है, उसके बाद मॉरिशस में बोली जाती है। अब यहाँ इस पॉइंट पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। कहने का मतलब यह है, सबसे ज्यादा हिंदी भारत में बोली जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में, फिर उसके बाद मॉरिशस में। लेकिन अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो मॉरिशस में ज्यादा बोली जाती है। हालांकि आपके पाकिस्तान में, इंडिया के बाद पाकिस्तान में बोली जाती है, लेकिन जनसंख्या मॉरिशस की ज्यादा है, इसलिए हमने मॉरिशस भी बताया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी सबसे अधिक भारत के बाद कहां बोली जाती है। अगर पाकिस्तान ऑप्शन में है तो वो सही माना जाएगा, केवल मॉरिशस ऑप्शन में है तो वो सही माना जाएगा। पाकिस्तान और मॉरिशस दोनों ऑप्शन में आएंगे तो पहले हमें इसको यहां पे चुनना होगा।
कहने का मतलब यह है पाकिस्तान जो देश आपका काफी छोटा है, उसकी जनसंख्या भी काफी कम है मॉरिशस के मुकाबले। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि सबसे अधिक हिंदी भारत में और उसके बाद आपके पाकिस्तान में, उसके बाद आपकी मॉरिशस में बोली जाती है। चलिए पढ़ते हैं अब आगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नोट पॉइंट लिखा हुआ है। नोट का मतलब फिर से ध्यान दें, ध्यान देना है अब हमें कि विश्व में लगभग कितने ऐसे देश हैं, 9 ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी भाषा को बोला जाता है। ज्यादातर हिंदी भाषा को यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा काफी और देश हैं जहां पे भी हिंदी भाषा को बोला जाता है, लेकिन इतना जो है औसतन नहीं बोला जाता। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका भारत, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद आपका मॉरिशस, नेपाल, फिजी, इसके बाद आता है आपका बंगाल, ये बांग्लादेश, इसके बाद सिंगापुर, इसके बाद टोबैगो, इसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका। तो ये 9 आपकी ऐसी कंट्रीज हैं, यानी कि 9 ऐसे देश हैं आपके जहां पर हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा बोला जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा हिंदी भारत में, फिर पाकिस्तान, फिर मॉरिशस, नेपाल, फिजी, बांग्लादेश, आप देख सकते हैं सिंगापुर, टोबैगो और दक्षिण अफ्रीका। ये 9 ऐसे जो है कंट्रीज हैं जहां पर हिंदी को सबसे ज्यादा बोला जाता है। अब यदि हम देखें, दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं ये कहाँ बोली जाती हैं, समस्त दक्षिण भारत के राज्यों में बोली जाती हैं। और इस भाषा परिवार की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो हैं तमिल, तेलुगु तथा मलयालम, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। तो आपका द्रविड़ भाषा परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं ये कहाँ बोली जाती हैं, समस्त दक्षिण भारत के राज्यों में। और इनकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं इस भाषा परिवार की, तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो ये आपकी 3 यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगला है आपका ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार। तो ये क्या है अब, तो ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार ये हमारा तीसरा भाषा परिवार है जिसकी भाषाओं को हिंदुस्तान में बोला जाता है 1.3% जनसंख्या के द्वारा। तो आइए इसको समझते हैं अब। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं ये आपकी एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जनजातीय लोगों द्वारा बोला जाता है। जनजातीय लोगों द्वारा, कहने का मतलब यह है एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के ये जो 3 स्टेट्स हैं आपके, इन 3 स्टेट्स के केवल जो जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा इन भाषाओं को बोला जाता है, जो कि किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। अब ये जो जाति है इसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो जनजातीय लोग हैं इन्हें क्या कहा जाता है, किरात, ये कहा जाता है। ठीक, अब इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं की हम बात कर लें कि इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो मुंडा, हो, संथाली, ये 3 आपकी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यानी कि इस भाषा परिवार की ये 3 प्रमुख भाषाएं थी, मुंडा, हो और संथाली, इस तरीके से। और ये जो आपकी जाति है इसको किसके नाम से जाना जाता है, किरात के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार पर। ये आपके भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है। जिस तरीके से अभी आपने शुरुआत में देखा कि सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका कौन सा था, आरोपीय भाषा परिवार, जो कि 73% जनसंख्या के द्वारा बोला जाता है। इसी तरीके से चीनी तिब्बती जो है ये आपका, मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं, 0.3% जनसंख्या के द्वारा बोला जाता है। और यह भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है, केवल इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया थोड़ा, 0.7 है ये, है ना। तो 0.7% जनसंख्या ऐसी है जो आपकी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। एक बार मैं यहाँ पे आपकी स्लाइड्स को चेक कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम आगे। से पहले हम आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं क्लियर कर चुके हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटा हुआ है जो आपके पेपर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो और जो आपको यहाँ पर बताया ना गया हो। चलिए तो बढ़ते हैं फिर हम आगे हमारे अगले पेज पर। चलिए तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं ये हो गया है पूरा। अब यदि हम बात करेंगे कि ये जो भाषा परिवार है इसकी भाषाएं जो है ये कहाँ बोली जाती हैं, तो ये बोली जाती हैं समस्त पूर्वी उत्तर राज्यों में। पूर्वी उत्तर का मतलब क्या है आपका, ये आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि कुछ इस तरीके से। पूर्वी उत्तर का मतलब क्या है कि पूर्व की तरफ हमारा ग्राफ थोड़ा झुका रहेगा लेकिन ऊपर उठेगा क्योंकि उत्तर भी इसमें शामिल है। तो ये वाले जो आपके स्टेट्स हैं यहाँ पर, ये जो आपके स्टेट्स हैं, तो यहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं ये किस में आती हैं आपकी, ये आती हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक, अब यहाँ पर जो लोग इन भाषाओं को बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है निषाद। इन्हें कहा जाता है निषाद।
ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे अब समाप्त होता है। अगला टॉपिक है आपका राजभाषा अधिनियम। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। राजभाषा आप सभी जानते ही हैं क्या है। राजभाषा को कहा जाता है सरकारी कामकाज की भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जिसमें हम अपना सरकारी कामकाज का लेखा जोखा रखते हैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसमें हम बात करने वाले हैं राजभाषा अधिनियम की। अधिनियम का मतलब होता है कानून। अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून होता है। कानून यानी कि एक्ट। तो राजभाषा से संबंधित आपके अभी तक कितने कानून पास किए गए हैं? 2। यानी कि पहला आप देख सकते हैं प्रथम राजभाषा अधिनियम, और ये कब हुआ था आपका? 10 मई 1963 में। इसी तरीके से दूसरा है आपका द्वितीय राजभाषा अधिनियम। ये कब पारित हुआ था? 17 जुलाई 1976 में। तो ये 2 अलग अलग डेट हैं, अलग अलग सन हैं जिनमें राजभाषा अधिनियम पारित किए गए थे। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप इसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रथम राजभाषा अधिनियम जो है, इसमें कहा गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में रहने के लिए कुछ वर्षों की अवधि और बढ़ा दी जाए तथा अंग्रेजी का प्रयोग यथारूप में किया जाएगा। तो ऐसा किस अधिनियम में कहा गया आपका? प्रथम राजभाषा अधिनियम में। कहने का मतलब ये है कि जब 14 सितंबर 1949 को आपकी जो हिंदी भाषा है इसे राजभाषा घोषित किया गया, तो उस दिन ये बात भी कही गई कि जब ये भारतीय संविधान लागू होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950, तो इस दिन क्या किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, तो ये भी कहा गया कि जिस दिन भारतीय संविधान लागू होगा उसके 15 वर्ष बाद, यानी कि 1950 में यदि हम 15 जोड़ देते हैं तो बन जाता है 1965। तो ऐसा कहा गया था कि 1965 में हम हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसके चलते हमें क्या करना पड़ा? 1963 10 मई 1963 को राजभाषा से संबंधित पहला कानून लाना पड़ा, जिसमें हमने बताया कि इसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में रहने के लिए कुछ वर्षों की अवधि और बढ़ा दी गई तथा अंग्रेजी का प्रयोग यथारूप में किया गया। यथारूप का मतलब होता है एज इट इज, यानी कि जैसे का तैसा। और ये जिस समय पे हुआ, यानी कि ये जो आपकी अधिनियम वाली घटना थी, यानी कि ये जो अधिनियम बनाया गया था, उस समय हमारे 1963 में पीएम कौन थे? तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस समय ये आपके पीएम थे जब आपका राजभाषा से संबंधित जो है अधिनियम लाया गया, वो भी पहला। चलिए अब जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है राजभाषा अधिनियम 1963 के संशोधन 1965 व 1967 में, यानी कि 1963 वाला जो राजभाषा अधिनियम आया उसका संशोधन कब आया? 1965 में और 1967 में। तो 1965 में हमने क्या किया? इंग्लिश को द्वितीय राजभाषा यानी कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, यानी कि यहां पर अंग्रेजी सहायक राजभाषा उपराजभाषा के रूप में कार्य करेगी। यानी कि इसको हमने यहाँ पे क्या बना दिया? इंग्लिश को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हिंदी में कहें तो द्वितीय राजभाषा, सहायक राजभाषा या उपराजभाषा। तो इस तरीके से हमने इसको 3 नाम यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पे आपका जो है पहला राजभाषा अधिनियम समाप्त होता है। अब हम आते हैं दूसरे राजभाषा अधिनियम पे, जिसका आपका 17 जुलाई 1976 ये समय रहा। अब यदि हम इसकी बात करें तो 17 जुलाई 1976 को दूसरा राजभाषा अधिनियम बनाया गया। अब इसमें क्या व्यवस्था की गई? तो इसमें कहा गया कि हिंदी को अब राजभाषा के रूप में ही रहने दिया जाए तथा अंग्रेजी का प्रयोग जिस प्रकार स्वतंत्रता से पहले होता था उसी प्रकार अनंत वर्षों तक किया जाएगा। यानी कि जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती है, इंग्लिश और हिंदी एज इट इज ही चलते रहेंगे जैसे कि तैसे, है ना। तो ऐसा इसमें कहा गया, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि हिंदी राजभाषा के रूप में तथा अंग्रेजी का प्रयोग जिस प्रकार हो रहा था उसी प्रकार अनंत वर्षों तक किया जाएगा जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती है। यानी कि संसद चाहे तो इस नियम में बदलाव कर सकती है, हिंदी और इंग्लिश की पदवी को बदल सकती है। अब यदि हम बात करें 1976 की, तो 1976 में जो हमारे पीएम थे उनका नाम क्या था? यानी कि वो था नहीं, थे, और थे में भी आपकी थी। यानी कि उस समय 1976 में जो आपकी पीएम थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। 1976 में जो आपकी पीएम थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। अब
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं स्लाइड को एक बार चेंज कर लेता हूँ, इसका थोड़ा डायमेंशन जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, सन 1976 में जो हमारी पीएम थी उनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी था, यानी कि आप देख सकते हैं ये। अब बात ये आती है कि जिस समय आपकी यानी कि सन 1976 में इंदिरा गांधी जो थी पीएम थी, और इस समय इन्होंने क्या किया, ये राजभाषा अधिनियम आने के बाद संपूर्ण भारत को बांट दिया 3 भागों में, यानी कि भाग क, ख, ग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। इस अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत को 3 भागों में बांटा गया, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। तो क वर्ग में इन्होंने क्या किया, ऐसे राज्यों को रख दिया जो कि हिंद प्रदेश में आते हैं। कहने का मतलब यह है, इन्होंने पहले भाग में ऐसे स्टेट्स को रखा जिनकी राजभाषा हिंदी थी, दूसरे भाग में इन्होंने ऐसे स्टेट्स को रखा जहां पर द्वितीय राजभाषा हिंदी थी, और तीसरे पार्ट में इन्होंने ऐसे स्टेट्स को रखा जहां पर ना तो हिंदी बोली जाती है और ना ही हिंदी समझी जाती है। कहने का मतलब आपके जो दक्षिण भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनको रखा गया। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद इसके हम कुछ मुख्य बिंदु यहां पर पढ़ेंगे जो कि मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, यानी कि भाग 11 में। तो एक बार आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, हमारा YouTube चैनल है नेक्स्ट क्लासेस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी टी शर्ट पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है नाम, यहाँ पर उसका जो है सिंबल बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्लासेस हमारा YouTube चैनल है जिसको आपको आज ही सब्सक्राइब करना है, आज ही ज्वाइन करना है, और इस YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हुए हैं सारी फैकल्टीज के, उनको आपको वॉच करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे पर डे क्लासेस होते हैं और पर डे हम आप लोगों के लिए कुछ नया और बेहतर लेके आते हैं जो आपको सक्षम बनाने में सहायता करेगा। तो आप सभी से मेरा दरख्वास्त है, आप सभी से मेरी विनती है कि आप हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ये जो स्टडी मटेरियल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा जिसका नाम नेक्स्ट क्लासेस। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज और अभी ज्वाइन कीजिए हमारा YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।